छोटी सी बात से शुरू हुई लड़ाई कब गांव के दो पक्षों के आपस में बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एक पक्ष के कई लोगों का कत्ल हो जाता है तो दूसरे पक्ष के लोग या तो जेल में थे या फिर फरार चल रहे थे। उनके घर की महिलाएं घर पर थी। तब एक पक्ष के लोग के अंदर हैवानियत जाग जाती है कि वह उनके घर पर जाते हैं, उनके घर की जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को निर्वस्त्र कर देते हैं। निर्वस्त्र करने की कहानी जब गांव में गूंजती है, आसपास के लोगों तक पहुंचती है तो लोग को बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद फिर से कत्ल की शुरुआत होती है। अभी तक तो 3 कत्ल हुए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कत्ल, लगभग 10 कत्ल हो जाते हैं और इन कत्लों में कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पहले लड़ाई लड़ी गई थी गैर कानूनी रूप से और बाद में फिर ये लड़ाई आज भी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जब इस गांव का जिक्र आता है तो इस गांव के लोग सहम जाते हैं, यह सोच कर कि छोटी सी लड़ाई आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज जो आपको सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के एक ज़िला का है, फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक गांव लगता है, बुढ़ैना। दरअसल ये बुढ़ैना की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ साल 1995। एक बारात आने वाली थी और पुरानी जो बारात आई थी वह बारात को लेकर पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। तब गांव का ही वो व्यक्ति जो दलित समाज से था वो जाता है एक जिम्मेदार आदमी के पास जिसका नाम रिसाला सिंह होता है। जाकर हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब मेरी बेटी की बारात आएगी, बस में कोई किसी तरह का विवाद नहीं चलता, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे ही उसने रिसाला सिंह के सामने हाथ जोड़कर यह विनती की, रिसाला सिंह ने कहा, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए तुम्हें डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे और गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आँख उठाकर भी देखे। वो तारीख जो थी उस तारीख पर बारात आती है और जब बारात आती है तो बारात चढ़ने की तैयारी चल रही थी। किसी ने आकर रिसाला सिंह को खबर दी कि उनकी बारात आ चुकी है, आप इसमें मदद कर दीजिए। रिसाला सिंह ने अपने दो पोते, एक का नाम राजू होता है और दूसरे का नाम नरेश होता है, उससे कहा जाता है कि तुम बारात के साथ तब तक रहोगे जब तक यह बारात की पूरी तरह से चढ़त नहीं हो जाती, इसलिए सब कुछ सकुशल वापस लौट कर आना, सब कुछ ठीक ठाक करा के आना। बारात चढ़ने की शुरू हो जाती है। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जब बारात चढ़ रही थी, बारात चढ़ते चढ़ते जो बाराती आए थे वो अपना नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी की गीत गा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि एक घर का ब्रह्मजीत सिंह का घर जब पड़ता है तो किसी ने वहाँ से उन बारातियों के ऊपर पानी फेंक दिया। जैसे ही पानी फेंका तो उसने शोर मचा दिया है कि चीख पुकार मच जाती है कि पानी फेंका गया है। इस बाराती को देखते हुए राजू और नरेश खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस बारात के साथ हम लोग हैं, यहाँ किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यदि विवाद होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। उस वक्त जो हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से इस विवाद को ख़त्म कर लिया गया, शांत कर लिया गया, क्योंकि बेटी की बारात आई हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो, या बारात आती है तो आने के बाद अपने आप चली जाती है। लेकिन दो परिवार, एक परिवार एक पक्ष होता है रिसाला सिंह और दूसरा पक्ष होता है ब्रह्मजीत सिंह। इन दोनों के बीच में रस्साकशी में मच जाती है, मूँछों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मूँछों की लड़ाई जब शुरू होती है तो पहला उन्हें मौका मिलता है ब्रह्मजीत को, और रिसाला सिंह का जो बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, हरपाल सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको बहुत मारा जाता है, बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। हाथ भी तोड़ दिए जाते हैं और पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। हाथ पैर तोड़कर उसको घर बैठा दिया जाता है। वह इस घर में इस बात को लेकर बड़ा उबाल था कि अब यह किसी तरह की कोई बात ना बने। अब आगे कुछ भी इस तरह से कुछ घबराहट सी मची रहती थी ब्रह्मजीत के परिवार में, कहीं ऐसा ना हो कि हरपाल सिंह के जो हाथ पैर तोड़े हैं इसका बदला लिया जाए, इसलिए सतर्क रहना है। और धीरे धीरे करके एक साल बीत जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मजीत का परिवार एक एक कदम फूंक कर चल रहा था।
खेड़ी के पुल के पास रिसाला के परिवार का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सतवीर होता है। सतवीर मिल जाता है और सतवीर को उसने इसे मारा जाता है, पीटा जाता है। जब ज़्यादा ही मारपीट दिया जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। पता चलता है कि सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। अब इस मूंछों की लड़ाई में कहानी शुरू होती है। इसके पहले हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम हरपाल होता है और दूसरा व्यक्ति यह है जो कि कहानी आगे बढ़ती है तो पहला कत्ल हो जाता है सतवीर का, जो कि रिसाला सिंह के परिवार का लगता है। अब इस घटना में ये जो राजू और समय पाल ये गवाह बना दिए जाते हैं। इस घटना को हमने देखा है, जिस तरह के आप जानते हैं कि जिस तरह के थाने में तो तहरीर दी जाती है और केस को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। रिसाला सिंह के परिवार के एक जो उनका पोता होता है राजू, दूसरा समयपाल, यह गवाह होते हैं और इनमें मुकदमा दर्ज होता है। दूसरे पार्टी के ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस पीछे पड़ती है, गिरफ्तारी हो जाती है और इधर से उधर आप जानते हैं कि किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। पहले हत्याकांड के बाद धीरे धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है। साल 1998 आता है और ब्रह्मजीत के परिवार वालों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है। नरेश की चाकू घोंप कर हत्या कर दी जाती है और जब हत्या होती है तो इस परिवार में भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और नरेश हत्याकांड में गवाह बनता है। राजू, हाँ वही राजू होता है। जब राजू और नरेश जो बारात की रखवाली के लिए इन्हें भेजा जाता है, ये नरेश तो मर चुका है, लेकिन राजू जब गवाह बन जाता है तो उसे ब्रह्मजीत के परिवार वाले उस राजू के भी पीछे पड़ जाते हैं और इसी साल यानी कि साल 1998 में उन्हें मौका मिल जाता है और ओल्ड फरीदाबाद के पास राजीव चौक के निकट गोली मारकर राजू की हत्या कर दी जाती है। यानी कि एक पक्ष से अभी सबसे पहले शुरुआत होती है हरपाल के साथ और हरपाल के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। साथ ही उनके जो परिवार के बाकी लोग होते थे, जिसमें सतवीर, नरेश और राजू, इन 3 की हत्या कर दी जाती है। इधर से जो एफआईआर दर्ज होती है और मुकेश, ब्रह्मजीत, प्रमोद, वीर सिंह, जयप्रकाश, सतीश और दिनेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तब पता चलता है कि जो वीर सिंह है वह ब्रह्मजीत का भाई है और हरियाणा पुलिस में हवलदार होता है। गांव में अब तनावपूर्ण स्थिति रहने लगती है। लोग डरने लगते हैं कि एक पक्ष के पास जाकर बैठें या दूसरे पक्ष के पास जाकर बैठें। इस बीच में जो शादी विवाह होते थे तो लोग डरते थे, घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पक्ष को बुलाएं तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाए, दूसरे पक्ष को बुलाएं तो पहला पक्ष नाराज़ हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी ये आग फैल ना जाए। धीरे धीरे करके इससे वक्त आगे बढ़ रहा था और इसी वक्त के बीच या तो ब्रह्मजीत के परिवार के कुछ लोग फरार चल रहे थे या फिर वो सलाखों के पीछे थे। लेकिन इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार के कुछ लोगों को। उन्होंने जाकर ब्रह्मजीत के परिवार की कुछ महिलाएं जो घर पर मौजूद थी, ऐसा बताया जाता है कि उनके परिवार के महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उनका चीर दिया जाता है और इस बात से ब्रह्मजीत का परिवार बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार वालों को और ब्रह्मजीत का जो भाई होता है जिसका नाम जीतन होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एक तरफ जो ब्रह्मजीत का जो परिवार था वो भी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और जीतन की हत्या होने के बाद जो पहला पक्ष है हरपाल सिंह और उसके भी परिवार के लोग जेल में पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही, पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी जेल पहुंच जाता है, यानी कि रिसाल सिंह के परिवार के भी लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, तो ब्रह्मजीत के परिवार भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। अब यह आपस में मिलना जुलना ये सब होता रहता है। सब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते थे। तब इन्होंने एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान कि जो भी हमारे बीच में हुआ उस बारात चढ़ने से लेकर अब तक जो चीज़ को बुलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि यह लड़ाई का मुंह हमेशा आसमान की तरफ होता है और लड़ाई को चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं और
ना ख़त्म की जाए तो वो कितनी भी लंबी जा सकती है, लेकिन जेल में बैठे बैठे यह प्लानिंग करते हैं कि हम इस लड़ाई को यहीं ख़त्म कर देते हैं। और जब ख़त्म कर देते हैं उसके बाद में इनमें आपस में कुछ सहमति बन जाती है। धीरे धीरे करके इनके लोगों को ज़मानत मिलना शुरू हो जाती है, पहले पक्ष के लोगों को भी और दूसरे पक्ष के लोगों को भी। दूसरे पक्ष यानी कि ब्रह्मजीत के जो परिवार के लोग होते हैं, यह लोग एक दिल में कसक अपने पाले बैठे थे, क्योंकि उनके बाद में पता चलता है कि जब सलाखों के पीछे होते हैं तो उनके परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र होने की वजह से उनको यह आग लगी हुई थी कि जब भी मौका मिलेगा तब इस बात का बदला ज़रूर लिया जाएगा। और 20 सितंबर 1999 को आखिरकार उन्होंने एक प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद एक पक्ष के हरपाल जो कि रिसाला के बेटे होते हैं, साथ ही रामपाल दिनेश जो कि हरपाल का बेटा होता है, और राजू, कुल मिला के 4 लोग होते हैं। इन 4 लोगों को धोखे से फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद इनकी सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला कर रख दिया है। हिलाने वाली बात यह भी थी क्योंकि इन्हें एक साथ ही जगह पर टायरों से जलाकर उनकी राख कर दिया जाता है, खाक कर दिया जाता है, कोई सबूत भी नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा बताया जाता है जब यहाँ से रिशाल सिंह ने इस मामले में FIR दर्ज करवाते हैं और केस के गवाह बनते हैं, यह ब्रह्मजीत सिंह समेत 15 लोगों पर FIR दर्ज की जाती है। 20 सितंबर 1999 का यह उस इलाके का नहीं बल्कि कई प्रदेशों का बड़ा चर्चित मामला रहा है। किस तरह से 4 लोगों की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, और इस हत्याकांड की जांच आती है SSP रणवीर शर्मा करते हैं, साथ ही DSP इंद्रजीत सिंह सैनी इनकी देखरेख में यह जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल में वह कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहते हैं कि इनमें किसी भी अपराधी को कोई भी आरोपी बच सके। इस चौड़े हत्याकांड का जो मुख्य गवाह होते हैं रिशाल सिंह एक बार 14 अप्रैल 2002 की सुबह की बात खेड़ी के पास शायद अपने फ्लैट की तरफ गए हुए थे और उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि चौथे हत्याकांड का एकमात्र जो जस्मदीद होता है वो भी इस घटनाकांड में मारा जाता है। अब तक अगर हम बात करें 4 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। एक व्यक्ति पहले अभी तक दोनों तरफ से देखा जाए तो 9 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। एक तरफ से एक होता है और दूसरे तरफ से 8 लोग होते हैं। 4 एक बार में मार दिए जाते हैं और बाकी एक एक करके मार दिए जाते हैं। कुल मिला के लगभग 9 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। जब रिशाल सिंह की हत्या होती है तो इस हत्याकांड में गवाह बनता है सतीश उर्फ और साथ ही चचेरे भाई गोपी, इनको गवाह बनाया दिया जाता है। निचली अदालत में मामला पहुंचता है और निचली अदालत में मामला पहुंचने के बाद 21 अगस्त 2004 को निचली अदालत 5 लोगों को, क्योंकि यह 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, इनमें 5 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। साथ ही 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये उच्च अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को निचली अदालत को फिर से सुनना चाहिए और हमें इन्हें लगभग 6 महीने का समय देते हैं। 6 महीने तक वह अपने इस मामले की फिर से जांच पड़ताल कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन इनकी फिर से पुनः सुनवाई होनी चाहिए। फिर से पुनः सुनवाई होती है और यह पहली जो सुनवाई होती है 21 अगस्त 2004 को, धीरे धीरे करके जो 6 महीने का समय दिया गया था उस समय ऐसा आगे बढ़ता है कि 17 सितंबर 2013 आ जाता है और पता चलता है कि पुनः सुनवाई के दौरान सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ऐसे कोई सबूत नहीं जुटा पाए थे जिससे कि अदालत के सामने रख सकते कि चौरे हत्याकांड में इस तरह से मामला में इस तरह की कार्रवाई हुई। जब ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं, यह मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। इधर यह मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और पुलिस को लगातार
हवलदार होता है वीर सिंह। बताया जाता है कि वो मिल ही नहीं रहा था, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई होने लगती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि 4 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी और बाद में उनके शवों को जला दिया जाता है, मतलब उनके शव को जला दिया जाता है। इस पूरी कहानी का जो मुख्य आरोपी था ब्रह्मजीत होता है। ब्रह्मजीत बताया जाता है कि फरीदाबाद के सेक्टर 11 का मिलन वाटिका होती है, वहाँ पर एक जगह खड़ा होता है। एक लाल रंग की ब्रेजा कार आती है। उस ब्रेजा कार में 27 फरवरी 2018 को उस कार में बैठता है और बैठने के बाद गायब हो जाता है। जैसे गायब होता है, उसके परिवार वालों ने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिलता नहीं है। कि कहीं से मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है 24 मार्च 2018 को कि ब्रह्मजीत का जो लाश है वह हरियाणा के पलवल के एक फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर दबा हुआ है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस गड्ढे को खुदवाती है। जो ब्रह्मजीत जिसकी वजह से, जिसकी हट धर्मी की वजह से अब तक एक तरफ के लगभग 9 लोग की हत्याएं हो चुकी थी। खुद उसके सगे भाई के जीतन की भी हत्या हो चुकी थी। अब उसकी खुद की यानी कि ब्रह्मजीत की भी हत्या हो चुकी थी। और जो पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी, पुलिस ने जब मौके पर जाकर गड्ढे को खुदवाया तो 10 फुट गड्ढे गहरे के अंदर वृजी की आखिरकार लाश मिल जाती है। लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यहाँ शांत हो जाएगा और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में आरोपी बनाया जाता है, राजीव और उसके साथ काम करने वाले एक महिला होती है स्वाति सेठी। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इसके दौरान 10 करोड़ रुपए देना पड़े और दूसरे पक्ष का शायद आरोप लग जाए, इसलिए ब्रह्मजीत की वह हत्या कर देते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है और पुलिस की जांच में आता है कि ब्रह्मजीत ने राजीव भाटी का जिस पर हत्या का आरोप लगा था, उसे किसी वजह से 4 या 5 थप्पड़ मारे थे। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ब्रह्मजीत की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब मामला यह अदालत में पहुंचता है तो अदालत अक्टूबर 2021 को पता चलता है कि पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण राजीव भाटी और उसके जो सहयोगी हो स्वाति सेठी, वह भी शायद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है पता नहीं चलता है, लेकिन 24 साल बाद हाई कोर्ट का इस चौरे कांड में फिर से फैसला आता है हाई कोर्ट की तरफ से। पहले तो इस मामले में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उसमें 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 2 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। आखिरकार आज भी इस मामले की जो पैरवी कर रहे वो रिसाला सिंह के पोते होते हैं, जिनका नाम सतीश होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाते हैं यह कहने के लिए कि जो इन्हें सज़ा मिली है, यानी कि 10 लोगों को जो उम्र कैद और 2 लोगों को आजीवन कारावास, कहते हैं कि जिस तरह के इन्होंने चौरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, यह परिवार के और उन्होंने 4 लोगों की हत्या की थी। इस हिसाब से इन्हें सज़ा कम मिली है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। शुरुआत में लड़ाई होती है गैरकानूनी रूप से और एक दूसरे के मूंछों की वजह से, बाद में कत्ल हो जाते हैं और दोनों पक्षों के 9 कत्ल हो जाते हैं। ब्रह्मजीत का भी कत्ल हो जाता है। कुल मिलाकर 10 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 10 लोग मारे जाते हैं और साथ ही कई जिंदगियां और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और एक कहानी शुरू होती है, ये अब बारात चढ़ने से लेकर और पानी फेंकने के ऊपर जाकर ख़त्म होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके यह कहानी आज भी ऐसी चलती रही। जब जब इस बुढ़ेना गांव का नाम आता है तो लोगों के अंदर सिरहन सा पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि छोटी सी लड़ाई आखिरकार इतने बड़े रूप कैसे दे सकती है। काश उस दिन जैसे उस दलित बस्ती की जो बारात आई थी, उन्होंने बारात बर्दाश्त किया था कि इनके
ऊपर पानी डाल दिया था, ठीक वैसे ही रिसाला सिंह का परिवार या ब्रह्मजीत का परिवार बर्दाश्त कर लेता तो इतने लोग कभी नहीं मारे जाते। केवल लोग मारे गए, बल्कि जो बच्चे थे उनकी पढ़ाइयाँ भी बर्बाद हो चुकी थी, उनकी पढ़ाई भी रुक चुकी थी और बहुत कुछ उन्हें सहन करना पड़ा था। सारी चीज़ों में उन्हें महरूम रहना पड़ा था। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, कि इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए कि जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाए। धन्यवाद।